की वजह है 8 और आप उपस्थित हैं एशिया की नंबर 1 सेशन रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जूम सेशन में। मॉर्निंग सेशन बिगनर सेशन होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉर्निंग सेशन का रेलेवेंस ये है कि मॉर्निंग सेशन में हम हमारे नए रेनोवियंस को इस बिजनेस के बेसिक्स फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं। इस बिजनेस के बेसिक्स क्या है, इस बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, ये हम इसके बारे में हमारे बिगनर्स को ही बताते हैं। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में चले आए, आप रेनेटस वेलनेस में चले आए, आपका स्वागत। लेकिन क्योंकि एक नया व्यवसाय है, इस नए व्यवसाय को करने के कुछ डोंट, कुछ डूज होते हैं, कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। और जब तक आप किसी बिजनेस के बेसिक्स के बारे में नहीं जानते, जब तक उसके फंडामेंटल्स पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होती, तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिक सेशन, बिगनर सेशन इसीलिए किए जाते हैं कि नए लोगों को बेसिक्स एंड फंडामेंटल के बारे में बताया जा सके। एट द सेम टाइम जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे पुराने लीडर्स हैं, उनके लिए एक रेपुटेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। हम जानते तो सब है, हमें पता सब है, लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि दिमाग भूल जाता है। तो कई बार हमारे जो पुराने साथी सेशन हो सकता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, न मैं न आप। इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं, उतने ज्यादा आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं, पारंगत होते चले जाते हैं, राइट। तो ये सेशन इक्वली सारे रेनोवियन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। तो आपको इन सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको इन सेशन में अपने टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। पिछले 2 सेशन से हम बातें कर रहे थे कि बेसिक जो गलतियां होती है इस बिजनेस में लोग आने के बाद अमूमन करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता। 7 मिस्टेक्स की बात कर रहे थे हम लोग, ऑलरेडी 5 मिस्टेक हमने कवर कर लिए। 2 मिस्टेक्स मैं आज जल्दी कवर करने वाला हूं। उसके बाद के पहले 10 मिनट के अंदर में हम लोग 2 मिस्टेक कवर कर लेंगे। बाद के 50 मिनट में हम लोग कोई दूसरे टॉपिक पे आज बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 6 जो लोग जिंदगी में इस बिजनेस में आने के बाद करते हैं, जो नए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वो इस बिजनेस में आने के बाद तो जो छठी गलती करते हैं, दे लिसन टू द ड्रीम स्टीलर्स माय डियर फ्रेंड। वो ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो इस बिजनेस के बारे में उन्हें गलत बातें बताते हैं, जो उनके उनके मोरल को डाउन करते हैं। और दुखी करने वाली बात यह है कि कई बार ऐसे लोग हमारे घर के अंदर होते हैं, हमारे अपने, हमारे करीबी लोग भी कभी कभी हमारे ड्रीम स्टीलर्स होते हैं। ड्रीम स्टीलर्स का मतलब वो लोग जो आपके सपने चुरा लेते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके सपने कभी पूरे हों। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसीलिए आते हैं कि जब उनके अंदर कोई कुछ वित्तीय चैलेंजेस रहते हैं, जो फाइनेंशियल कमियां रहती है, वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि उम्मीद में यहाँ आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सारे सपने जो बाहर पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो करंट जॉब या करंट फाइनेंशियल स्टेटस में पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो डायरेक्ट सेलिंग में हो जाए। कुछ सपने लेके लोग आते हैं ना। लेकिन जब आप उन सपनों के साथ इस बिजनेस में चले आते हैं ना, तो लोग कई बार उन सपनों को चुरा लेते हैं और अपने जली कटी बातें, अपनी नेगेटिव बातों से आपके सपने को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं आपके सपने को। मेरी गुजारिश आपसे है कि ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए। शट योर ईयर माय डियर फ्रेंड, अपने कान बंद कर लीजिए। जो लोग आपको इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपना तो बुरा करते ही करते हैं, साथ में आपको भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोग कई बार हमारे घर के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे अपने भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में सिंपली ये कहता हूँ कि शट योर ईयर्स टू द ड्रीम स्टीलर्स माय डियर फ्रेंड। अपने कान बंद कर लीजिए, है ना। जो लोग आपको इस बिजनेस के बारे में गलत कहते हैं, जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं, जो आपके ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। कभी भी ऐसे लोगों के साथ किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए जो इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। क्योंकि नेगेटिव चीजें जब आपके कान में डालते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खाने में कोई जहर मिला दे इसका इलाज है सर, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे इसका इलाज नहीं है सर। तो कान के अंदर जहर मिलाने से बचना चाहिए। कि जो लोग कान के अंदर जहर मिलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर हटा लीजिए। ये है मिस्टेक नंबर 6। जब तक आप इस बिजनेस के बारे में आपको सारी चीजें पता ना हो, जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, रेनेटस वेलनेस के बारे में सारी चीजें पता ना हो, इसके बारे में डिस्कशन में किसी से इन्वॉल्व मत होइए सर, है ना।
जब आप डिस्कस करते हैं और आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होता है तो सामने वाला आपको डोमिनेट करता है, आपका टाइम और एनर्जी खराब होता है, आपके माइंड सेट को बिगाड़ देता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम जब अब तक आप रेडी ना हो, जब तक आप इस बिजनेस के बारे में रेडी ना हो, तब तक किसी से इसके बारे में डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए सर, क्योंकि डिस्कशन करके आप नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव करने से ज्यादा अच्छा है कि पॉजिटिव लोगों की तलाश की जाए। जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, जो लोग ऑलरेडी नीडी हैं, ऐसे लोगों से बात कीजिए। जो लोग ड्रीम स्टीलर्स हैं, जो आपके सपने चुरा लेते हैं, जो आपको भला बुरा कहते हैं, आपके ऊपर पंक्तियां करते हैं, ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए सर। मिस्टेक नंबर 6 ये लोग करते हैं। राइट अप्रोच ये है कि ऐसे लोगों से दूर भाग जाइए सर। जैसे आप सांप को देखकर, जैसे आप पागल सांड को देखकर दूर चले जाते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर चले जाइए सर। कुछ नहीं रखा बहस करने में, कुछ नहीं रखा इनसे बात करके अपना टाइम और एनर्जी खत्म करने का। तो आपको अपने सपनों पे फोकस करना है, आपको अपने रीजन पे फोकस करना है कि आपने बिजनेस में क्यों ज्वाइन किया। और आपके पास हजारों टेस्टिमोनियल्स, आपके पास सक्सेस स्टोरी अगर एक आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बिजनेस में सफलता के कीर्तिमान को छुआ है तो कोई कारण नहीं कि आप नहीं छू सकते, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करें, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, और आप बेसिक्स एंड फंडामेंटल पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप इस बिजनेस में सफल है सर, आप सिस्टम को फॉलो करें, दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 4 जो लोग इस बिजनेस में आने के बाद करते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट इज अपने स्पॉन्सर को वो भला बुरा कहते हैं, डिफेम करते हैं अपने स्पॉन्सर को। देखिए, इस बिजनेस में आपके अपलाइन होते हैं, आपके स्पॉन्सर होते हैं। इस बिजनेस में आने के कुछ समय के बाद अपलाइन और डाउनलाइन में कुछ कंफ्लिक्ट हो जाती है, जो कि स्वाभाविक है। हम घरों में रहते हैं, हमारे घरों में कभी कभी हमारे पिताजी से, हमारी माता जी से, हमारे भाई से, हमारी बहन से, हमारी वाइफ से, हमारा जहां भी लोग रहते हैं ना, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही सकता है ना। हर आदमी का अपना दिमाग है और हर दिमाग की अपनी सोच होती है। तो जहां अलग अलग दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं ना, वहां पे विचारों में मतभेद हो ही सकता है ना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत स्वाभाविक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों में हो सकता है। तो कभी कभी अप लाइन और डाउन लाइन के बीच में या ग्रो लाइन के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। इस मतभेद के कारण दिक्कत ये आती है कि फिर लोग अपने अपलाइन के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसा गलती कभी मत कीजिए सर, क्योंकि जो आज ग्रो लाइन है कल वो भी अपलाइन बनेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आप करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। नेचर आपको वही देती है जो आप नेचर को देते हैं। आप अगर अपने अपलाइन का बुराई करेंगे तो कल को आपकी डाउनलाइन आपका बुराई करेगी। आप अगर अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, कल आपकी टीम आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपका रेस्पेक्ट करे, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपका रिगार्ड करे, तो आपको अपने अपलाइन को रिगार्ड करने की जरूरत है सर। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, है ना। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, हम जैसा बोते हैं सर वैसा ही काटते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में तो ये बात 100% जाहिर है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि हम शीशे के घर में रहते हैं। आप करते हैं वो सब दिखता है सर। योगेश सर, स्लाइड विजिबल नहीं है, अगर आपने दिया है तो। नहीं, मैंने स्लाइड ऑन ही नहीं करी सर। स्लाइड अभी ऑन ओके सर, परफेक्ट। थैंक यू। अच्छा सर, आप पैनल में है क्या? जी सर। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा पैनल पे नजर रखिएगा। ओके सर। या बैक टू द सेशन। तो जैसा मैंने बताया कि हम कांच के घर में रहते हैं, शीशे के घर में रहते हैं सर। जैसा हम करते हैं वो सबको दिखता है, एंड जो चीजें हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो बेसिकली जो 7 मिस्टेक्स बिजनेस में आने के बाद लोग करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सफल हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कीर्तिमान के शिखर तक पहुंचे, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। और ये गलतियां बड़ी गलतियां नहीं है सर, ये छोटी छोटी गलतियां। लोग इसीलिए इनको ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन छोटी गलतियां ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं सर। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर बार जहाज ग्लेशियर से टकराए तभी डूबेगा। एक छोटा सा छेद भी जहाज को डुबाने के लिए बहुत ज्यादा होता है ना। छोटी से छोटी चीजें ही हमारे लाइफ में रेलेवेंस होती है। मेरा सवाल है आपसे कि आप में से कोई पहाड़ से टकरा कर गिरा है क्या? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मेरा सवाल आपसे है कि आप में से कोई ऐसा शख्स है जो पहाड़ से टकरा कर गिर गया? ऐसा कोई इंसान है क्या इस सेशन?
ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो पहाड़ से टकरा के गिरा होगा। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है कि आप में से कोई ऐसा है जो पत्थर से, छोटे से पत्थर से टकरा के कभी गिर गया हो? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हम पत्थर से टकरा कर गिर गए हैं। हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों का ही रेलेवेंस होता है। पहाड़ से कोई टकरा के नहीं गिरता, लेकिन छोटे से पत्थर से ठोकर लग के बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। ठीक इसी तरह इस बिजनेस में बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करने की जरूरत है ना। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आपके बिजनेस को बड़ा होने से रोकते हैं। जब इन छोटे छोटे लूप होल्स को, छोटे छोटे छिद्रों को आप बंद कर देते हैं तो आपका जहाज शानदार तरीके से सेल होता है और आपका जहाज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। माय डियर फ्रेंड, ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो नोट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर आप नोट बनाते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके काम में आती है सर। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं ना तो ये ट्रेनिंग फिर 2 दिन के बाद निकल जाती है, फिर ये आपके किसी काम नहीं आती, आप अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं। राइट, so that's all for the previous session my dear friends। और आज एक स्पेशल सेशन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, लेके चलता हूँ आपको वहां पर। आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार एक टॉपिक है जो डायरेक्ट सेलिंग से तो हटके है, डायरेक्ट सेलिंग से हटके है, लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसमें आपका परिवार भी शामिल हो सकता है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग शामिल हो सकता है, आपकी सफलता, आपका हेल्थ, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो इस टॉपिक का जो रेलेवेंस ये है कि अगर आपने पोस्टर देखा हो आज के सेशन का, तो आज के पोस्टर में आज का ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग का नंबर है 369, 369वां सेशन में मैं और आप रूबरू हैं एक दूसरे से। तो 369 का एक बड़ा रेलेवेंस है हमारी जिंदगी में, है ना। तो 369 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने कल रात को मुझे बताया कि आप का सेशन 369 है। तो 369 के सेशन में क्या 369 के ऊपर अगर बात करें तो कैसा रहेगा, तो जैसा कि उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है सर, कल के सेशन में हम लोग 369 के ऊपर जरूर बातें करेंगे। तो आज के सेशन में हम बातें करने वाले 369 पे। ये आपकी जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है अगर आप इस सेशन को सीरियसली ले। जी हाँ दोस्त, मेरी बात को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेशन हम अभी कंडक्ट करने जा रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो सकती है अगर आप इन चीजों को बिलीव करें और अगर आप इन चीजों पे इम्प्लीमेंट करें। राइट, तो आइए आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे और हम आज नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये सेशन डायरेक्टली तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर सारा डायरेक्ट आपका बिजनेस, आपका जिंदगी, आपका रिलेशन, आपका हेल्थ, सारी चीजें इसी पे डिपेंड है। तो इस सेशन को बहुत ही गौर से इस सेशन में बने रहिएगा, मन से और तन से दोनों से आप इस सेशन में ही बने रहिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो लेट्स बिगिन द लीडरशिप फनल माय डियर फ्रेंड। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियल माइंड। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आप और मैं आ गए, और डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन द प्राइमरी मोटिव जो होता है ना, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो आपका प्राइमरी मोटिव होता है कि आप जिंदगी में वित्तीय तौर पे कुछ सफल होना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होना चाहते हैं। राइट, तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो आपको उस सीक्रेट्स को पता करना पड़ेगा जो मिलेनियर्स के पास सीक्रेट है। देखिए, इसी दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेनियर बन जाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये एक गंभीर सोचने का विषय है। देखिए, बचपन करीब करीब हर आदमी का एक जैसा होता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे शहर में पला हो, चाहे गांव में पला हो। बचपन हर इंसान का करीब करीब एक जैसा होता है। बचपन में हर आदमी ठोकरे खा के गिरता है, हर आदमी बिस्तर में पेशाब करता है, हर आदमी खाना खाते समय उल्टी करता है, हर आदमी दीवार पर लिखता है ना। बचपन तो करीब करीब सबका सेम होता है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का हो, गरीब हो, अमीर हो, अंग्रेज हो, हिंदुस्तानी हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, बचपन करीब करीब सबका एक होता। कौन सा ऐसा बच्चा है जो धूल में ना खेला होगा? कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसने, कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसने बचपन में मिट्टी नहीं खाई होगी? कौन सा ऐसा बच्चा होगा जिसने खाते समय उल्टी न करी हो? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने बिस्तर न गीला किया हो? हम सबका बचपन एक जैसा होता है।
बचपन सबका एक जैसा होता है और बड़े होते होते लोगों की जिंदगियां अलग हो जाती है। बड़े होते होते कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। तो ये इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो जाता है? क्योंकि इंसान धरती पे तो एक ही प्रोसेस से आता है। एक अमीर का बच्चा जैसे पैदा होता है, गरीब का बच्चा भी वैसे ही पैदा होता है। बचपन सबका एक जैसा होता है, लेकिन जवानी सबकी अलग अलग हो जाती है। कभी इस तरह से सोचा नहीं आपने, लेकिन ये बड़ा गंभीर सोचने का विषय है। तो ये जो फर्क आता है ना, तो बचपन से लेकर जवानी के बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो फर्क आता है, ये आपके थॉट प्रोसेस की वजह, आपके सोचने के तरीके की वजह से आता है। जो इंसान पॉजिटिव तरीके में सोचते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी अगर बात करें तो मिलेनियर बिलियनियर हो जाते हैं। और जो इंसान सोच ही सही नहीं रखते, जिसको मैं दिमागी दिवालियापन कहता हूँ, जो लोग दिमागी दिवालियापन से जूझ रहे होते हैं वो जिंदगी में भी दिवालिया की कगार पर ही रहते हैं। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल जाती है बस। तो अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं, तो आपको मिलेनियल माइंड के सीक्रेट्स पता होने चाहिए। आगे आपको लेके चलता हूँ माय डियर। लेट्स अंडरस्टैंड द 369 मेथड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स माय डियर फ्रेंड, वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स। लेट्स अंडरस्टैंड द 369 मेथड। व्हाट इज दिस 369 मेथड ऑल अबाउट? देखिए, इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लॉज है। मैं हमेशा कहता हूँ द होल यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉज। ये पूरी ब्रह्मांड जो है ना, ये सिद्धांतों पे चलता है। ये पूरी दुनिया, मैं और आप, हमारा दिन रात, हर चीज, ये पूरी दुनिया जो है ना, ये सिद्धांतों पे चल रही है। ये पूरी दुनिया लॉ के ऊपर चलती है। पूरा यूनिवर्स लॉ पे चलता है। सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में डूब जाता है। लॉ है। ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज कभी कभी उत्तर से उदय हो जाए और दक्षिण में डूब जाए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉज। यूनिवर्स के सिद्धांत होते हैं। और अगर इस बात पे सच्चाई है तो मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स का जो सबसे सीक्रेट सिद्धांत है उसको 369 मेथड कहते हैं। अगर आपने इस 369 मेथड को समझ लिया तो आपकी सारी विशेष पूरी हो सकती है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और इच्छाएं ही तो है हमारी जो हमें ड्राइव करती हैं, है ना? अगर इच्छाएं ही ना हो तो लोग काम क्यों करें? हर इंसान के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि फुलफिल हो जाए। ये इच्छाएं ही हमें फ्यूल देती हैं। ये इच्छाएं ही, ये डिजायर्स हमें ड्राइव करती हैं, है ना? इनकी वजह से ही तो हम घर से बाहर निकलते हैं। तो क्या अब ये अच्छा नहीं होगा कि हमें कोई एक सीक्रेट कोड पता चल जाए, जो यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है, जिससे कि हमारी इच्छाएं पूरी करने में आसानी हो? क्या आप जानना चाहते हैं? जरूर, आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। अनलिश your true potential by unlocking the secret code of the universe. हर इंसान के अंदर असीमित संभावनाएं हैं सर। मैं, आप, हम सब के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन हमने उसको अनलिश नहीं किया, हमने उसको खुला ही नहीं छोड़ा। हम अपने आप को बंदिशों के अंदर रखते हैं सर। बहुत तमाम बंदिशें हैं हमारे चारों तरफ। इंसान अपनी क्षमताओं के बहुत अंदर जीता है। हम सब ने सुना है कि हम इंसान भगवान का रूप होते हैं। किसी भी धर्म की किताब उठाकर पढ़ लीजिए, हर धर्म में कहा जाता है कि इंसान को भगवान ने बनाया है, या इंसान को अल्लाह ने बनाया, इंसान को जीसस ने, गॉड ने बनाया है। तो अगर हम उसके रूप हैं तो सोचिए कि उस भगवान, उस एब्सोल्यूट पावर के अंदर कितनी ताकत है। और अगर आप उसी का रूप है तो आपके अंदर कितना पावर, कितनी क्षमताएं होनी चाहिए। बावजूद इसके बहुत सारे लोग इस दुनिया में स्ट्रगल करते हुए फिरते हैं। भाई भाई के लिए मोहताज होते हैं, अच्छे हेल्थ के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, घर में अच्छे संबंध के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि आप भगवान के ही इंसान है, उन्हीं का प्रतिरूप है। आपके अंदर तो असीमित क्षमताएं हैं। लोग अपने आप को अनलिश नहीं कर पाते, अपने आप को खोल ही नहीं कर पाते। हमारा जो ट्रू पोटेंशियल है, हमारे अंदर जितनी क्षमताएं हैं, हम उन क्षमताओं के बहुत अंदर रहते हैं सर। इन क्षमताओं को खोलने का एक सीक्रेट कोड है जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक कनेक्शन कैसे। मैं आपको पहले आध्यात्मिक तौर पे बताता हूँ, फिर मैं आपको साइंटिफिकली वहां पर लेकर जाऊंगा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप इस थ्योरी के ऊपर बिलीव कर सके। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम लोगों को बताते हैं कि सर ये 369 एक थ्योरी है, तो लोग कई बार इन चीजों पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि लोगों का दिक्कत क्या है ना, कि जो चीजें दिखती नहीं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। जो दिखता है लोग उसी पे यकीन करते हैं, जो नहीं दिखता मैक्सिमम लोग उस पर यकीन नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो चीजें उनको नहीं दिखती, जिसपे वो बिलीव नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते जी, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं है।
हमको भगवान दिखेंगे तब हम मानेंगे, जब तक नहीं दिखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि आपने अपने परदादा जी को देखा था? तो कहते हैं नहीं देखा था। तब आप मत मानिए कि आपके परदादा जी थे। अगर आपके परदादा नहीं थे तो आपके दादा भी नहीं होंगे, आपके दादा नहीं होंगे तो आपके पिताजी नहीं होंगे, आपके पिताजी नहीं थे तो आप कहाँ से आ गए? आप पेड़ पे तो टंगे नहीं होंगे कि कोई तोड़ लाया होगा आपको। तो कई बार जो चीजें नहीं दिखती हैं वो होती हैं। हमारे परदादा जी को हमने किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन परदादा जी थे तभी दादाजी हुए, और दादाजी थे तभी पिताजी हुए, और पिताजी थे तभी हम और आप हैं धरती पर। तो कई बार चीजें नहीं दिखती लेकिन फिर भी वो होती है ना। आपको भगवान ना दिखे लेकिन फिर भी भगवान होते हैं। एक शेर याद आता है, कहते हैं सलीका ही नहीं उन्हें शायद महसूस करने का, जो कहते हैं कि घर खुदा है तो नजर आना जरूरी है। कुछ लोगों को सलीका ही नहीं शायद महसूस करने का, जो कहते हैं कि घर खुदा है तो नजर आना जरूरी है। लोग तो कुछ चीजें हम फील करते हैं सर, कुछ चीजें हमें महसूस होती हैं। जो चीजें नहीं दिखती लेकिन उन चीजों को हमें महसूस करना पड़ता है, उन्हें हमें फील करना पड़ता है। कि भगवान है तो आप उसको देखने की जरूरत नहीं, आप उसे फील कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यूनिवर्स के सीक्रेट लॉज है, जो चीजें हमें दिखती नहीं है बट आप उनको फील कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, राइट। तो यूनिवर्स का सीक्रेट कोड 369। 369 क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखिए 3 नंबर है, 3, 6 एंड 9। इन 3 नंबर का हमारे जिंदगी में पूरे यूनिवर्स के लॉ में बहुत ज्यादा एक रेलेवेंस है। अगर 3 को देखें तो 3 हमारे सीक्रेट कोड को दर्शाता है। दुनिया में जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना उसमें आप देखेंगे 3 आता है। आप एक सर्कल ले लो, सर्कल को आप बाइफिकेट करो, जितनी बार उसको आप तोड़ेंगे ना वो 3 आएगा उसका सम टोटल। 4 भाग में तोड़ दीजिए 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री यानी 9 आएगा। 9 को अगर और मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेक करेंगे, 3 आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताने बैठेंगे तो घंटा इसमें निकल जाएगा। 6 डिटरमाइन करता है हमारे मेंटल पावर को, कि हमारा जो मेंटल पावर है, हमारा पूरा पावर हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जितना पावर है उस पावर के साथ आप मिरेकल्स करते हैं। कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन। अगर आप विश्वास है तो आप पहाड़ हिला सकते हैं सर। फेथ कैन मूव माउंटेन, और ये माउंटेन आप अपने ब्रेन की शक्ति से हिला सकते हैं। 6 हमारे ब्रेन की पावर को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम 9 है ना, 9 हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को से निकल के हमको आगे ले जाने में मदद करता है, क्योंकि वी आर द वी आर द स्लेव ऑफ आवर थॉट्स। हम सारे इंसान जो है ना, हम अपने विचारों के गुलाम होते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है सर। मैं और आप जो भी हैं वो हमारे विचारों की वजह से, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन तो सबका करीब करीब एक जैसा होता है, लेकिन बड़े होते होते जवानी सबकी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि हमारे विचार अलग हो जाते हैं। हम लोग अपने विचारों के गुलाम हैं, हम अपने विचारों के बीच में जकड़े हुए रहते हैं। और दिक्कत इस बात की है ना कि हमारे मैक्सिमम विचार जो है ना वो हमारे पास्ट से, हमारे जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। अगर कोई आदमी मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो बचपन से वो क्या देख के बड़ा होता है कि उसके घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा हो रहा है, उसके घर में पैसे की किल्लत है, उसके घर में बोला जाता है कि पैसा तो हाथ का मैल नहीं होता, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। ये सारी बातें सुनते सुनते वो बड़ा होता है, तो उसके दिमाग में इसकी इम्प्रिंटिंग रहती है, उसके दिमाग में ये विचार रहते हैं कि पैसा कोई ऐसी चीज है जो बड़ी मेहनत से कमाई जाती है, हर आदमी को नहीं मिलता, और पैसे की वजह से बहुत दिक्कतें आती है। ये सारा विचार उसको जकड़े हुए रहते हैं। तो अगर आपके विचार ही ऐसे हैं तो आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। तो हमारा जो दिमाग है ना, ये दिमाग पुराने विचारों को के जकड़न में हमारे हमको जकड़ के रखता है। 9 इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि 9 यूनिवर्स का जो कोड 9 है वो पुराने विचारों से हमें मुक्त करा देता है, हमें अनलिश करा देता है, हमारे दिमाग को वो पूरी तरह से खोल देता है, ताकि हम नए विचारों को एडॉप्ट कर सके, नए विचारों को एक्सेप्ट कर सके। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। The whole universe is made of cosmic energy, my dear friend. देखिए, अगर आप कोई भी अध्यात्म की किताब उठा लें, चाहे आप सनातन धर्म की किताब उठा लें, कुरान उठा लें, बाइबल उठा लें, किसी भी धर्म की किताब उठा लें, तो उसमें कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया, कोई एक ऐसा भगवान है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, एक कोई ऐसा रचयिता है, कोई एक ऐसा क्रिएटर है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई। ये आपने सुना होगा कि ये दुनिया, ये धरती, आसमान, सूरज, ये सब भगवान ने बनाया। ये धरती पे जितने इंसान है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, वो सब भगवान ने बनाए हैं। ऐसा आपने सुना होगा, भगवान मान लीजिए, अल्लाह मान लीजिए, या गॉड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ऐसा आपने सुना होगा, बचपन से हम सुनते आए हैं। अच्छा यार, ये भी कहा जाता है कि हम सब भगवान का ही रूप है, हमारे अंदर भी भगवान है।
कण कण में भगवान है, ऐसा हमने सुना था। ये सारी स्पिरिचुअल बातें हैं। आधुनिक लोग इस पे यकीन नहीं करते, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो किताबी बातें हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। लोग लॉजिक पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, उन्हें जब तक चीजों की लॉजिक नजर नहीं आए तब तक लोग यकीन नहीं करते। ये सारी बातों पे लोग यकीन नहीं करते। मैं आपको इसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। भगवान किताबों में लिखा गया है कि ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, हम सब भगवान का रूप है, हमारे अंदर भी भगवान है, ऐसा हमने सुना पढ़ा। अगर आप साइंस की बात करें, साइंस में हर चीज लॉजिक पर टिकी होती है। साइंस में हर चीज का एक लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक साइंस में कुछ नहीं होता, ये आप सभी को पता है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में जो एब्सोल्यूट साइंस होता है वो फिजिक्स होता है। फिजिक्स, बायोलॉजी, बहुत तरह के साइंस के विंग्स होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल साइंस होता है जिसको एब्सोल्यूट साइंस कहते हैं, दैट इज फिजिक्स, है ना। फिजिक्स को एब्सोल्यूट साइंस कहते हैं। और फिजिक्स में भी अगर आप आए तो जो एब्सोल्यूट साइंस होता है दैट इज क्वांटम फिजिक्स। अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप साइंस से आते होंगे तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, और अगर आप साइंस से नहीं आते, आप गूगल करिए व्हाट इज द एब्सोल्यूट फिजिक्स, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको एब्सोल्यूट फिजिक्स पढ़ाया जाता है। एंड क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको एनर्जीज के बारे में, ऊर्जा के बारे में। जी हाँ दोस्त, अगर आप पढ़ाई करते करते आप एब्सोल्यूट एनर्जी के पास चले जाएंगे, एब्सोल्यूट फिजिक्स में आप चले जाएंगे, तो आपको कॉस्मिक एनर्जीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, एनर्जीज के बारे में क्या कहा जाता है। एनर्जीज के बारे में साइंस ये कहती है, और ये लॉजिक के साथ है, ये प्रूवन है, क्योंकि साइंस कहती है। साइंस ये कहती है कि एनर्जी कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है। भगवान के बारे में भी हम यही कहते हैं कि भगवान न तो कभी पैदा हुए न कभी मरे, वो तो अजर अमर है, सनातन है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। भगवान के बारे में भी कहा जाता है कि भगवान अजर अमर। एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि एनर्जी कभी भी, द सम टोटल ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज सेम, कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितना ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है ना, वो हमेशा सेम रहती है, ना तो वो कभी कम होती है, ना तो वो कभी बढ़ती है। हाँ, एनर्जी का रूप बदल जाता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है कि पूरे दुनिया में एनर्जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा बराबर रहती है, ना तो वो कभी पैदा होती है, ना तो वो कभी मरती है, और उसका सम टोटल हमेशा बराबर रहता है। उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। भगवान के बारे में क्या कहा जाता है कि भगवान तो सब जगह है, अजर अमर है, भगवान को कोई मार नहीं सकता। भगवान का रूप परिवर्तित होता है। भगवान कभी कभी अवतार लेते हैं, धरती पर आते हैं, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, है ना, धरती पे आते हैं ना। भगवान का रूप बदल जाता है, रहते वो एनर्जी ही है। चीजें आप को रिलेट कर पा रहे हो। अब हमें बताया जाता है कि हम भगवान का ही रूप है। भगवान को कहा जाता है परम आत्मा, और हमें कहा जाता है कि हमारे अंदर आत्मा होती है, यानी आत्मा कनेक्टेड होती है परम आत्मा से। परम यानी एब्सोल्यूट। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एब्सोल्यूट एनर्जी से कनेक्टेड होती है। तो हमारे धर्म की किताबों में जो चीजें लिखी गई है, साइंस उन्हीं चीजों को डिफाइन कर रहा है। हमारे अंदर जो एनर्जी है उसे हम साइंस की नजर में नॉर्मली हम उसे आत्मा कह सकते हैं, राइट। लेकिन साइंस उसे साइकिक एनर्जी कहता है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। स्टैटिक एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे अंदर जिसे हम आत्मा कहते हैं ना सर, साइंस उसे साइकिक एनर्जी कहते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो एब्सोल्यूट एनर्जी है, जो परम आत्मा है, उसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। तो हमारे शरीर के अंदर जो साइकिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड के अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, उसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन रूप है, उसी का एक परिवर्तित रूप है। और चूंकि ये परिवर्तित रूप है तो ये उनसे इंटरकनेक्टेड है। ये कनेक्शन दिखाई नहीं देता। जैसे आप मोबाइल से बात करते हो तो दूसरे वाले पार्टी से जब आप बात करते हो तो दोनों के बीच में कनेक्शन होता तो है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन कनेक्शन तो होता है। बिना कनेक्शन होते जब आपने यहाँ से अमेरिका कॉल लगाई तो अमेरिका में बात हो जाएगा ना, स्पेसिफिक नंबर पे कॉल जाएगी और स्पेसिफिक नंबर पे आपका कन्वर्सेशन हो जाएगा। लेकिन वो कनेक्शन दिखता है क्या? लेकिन वो कनेक्शन दिखता नहीं। ठीक इसी तरह कॉस्मिक एनर्जी और साइकिक एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी इंसान हैं, वो सारे इंसान उस यूनिवर्स से इंटरकनेक्टेड है। वो कनेक्शन भले दिखता ना हो, लेकिन साइकिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आती है बात?
मैं लॉजिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे यूनिवर्स से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, कैसे हमारी इच्छाएं हम यूनिवर्स को कमांड दे सकते हैं, कैसे हम परम पिता परमेश्वर से, परम आत्मा से अपनी बातें मनवा सकते हैं, कैसे 365 को हम यूज कर सकते हैं। अब इस बात को और जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ 21 सेंचुरी? 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है जानते हैं? इस पूरी दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है जानते हैं आप? एनी गेसेस? 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा आविष्कार है ना सर, दैट इज गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन। आपकी स्क्रीन पे 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने, उस आविष्कार का नाम ही है द गॉड पार्टिकल। व्हाट इज दिस गॉड पार्टिकल अबाउट? देखिए, हमारे पूरे शरीर सेल से बना हुआ है, दुनिया में हर चीज एटम से बनी हुई है, अणु से बना हुआ है, आपको पता है परमाणु से बना हुआ है। और अगर एटम को डिवाइड करें तो उसके अंदर 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये चीजें कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं, अगर आप इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आपका जिंदगी बदल सकता है इससे। किसी भी एटॉम को जब हम ब्रेक करते हैं ना, तो उस एटॉम के अंदर में 3 पार्टिकल निकलते हैं, एटॉम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हम सभी को पता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको भी तोड़ने की कोशिश की कि इसके नीचे क्या जाएगा। तो उन्होंने जब इसको ब्रेक किया तो उसके नीचे न्यूट्रिनो मिला, ताऊ न्यूट्रिनो, क्वार्क्स तक जाए लोग। जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला दैट इज क्वार्क्स। अगर आप गूगल करेंगे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब क्वार्क्स को भी तोड़ा तो उसके अंदर उनको जो सबसे एब्सोल्यूट पावर का जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल मिला, उस पार्टिकल को उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा। सबसे अंत में एक पार्टिकल मिला जो एनर्जी से चार्ज था, उसके अंदर एनर्जी थी, लाइव एनर्जी, उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। वो हम सब के एक एक सेल के अंदर है। दुनिया में हर एक एटम के अंदर जो सबसे आखिरी बिंदु है, उस बिंदु पे एक लाइव एनर्जी निकल, एमिटिंग पावर, एक कण है, एक ऐसा कण है जिसमें से एनर्जी निकल रही है। उस एनर्जी निकलने वाले कण को नाम दिया गया द गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उसके उस पर्टिकुलर कण से, उस छोटे से कण से जो एनर्जी निकल रही है ना, उसका रूप भगवान की तरह है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका खोज किया था 2 वैज्ञानिकों ने। एक का नाम था पीटर हिग्स और दूसरा जान के आपको गर्व होगा कि हमारे ही देश के, इंडिया के, बंगाल के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। पीटर हिग्स एंड सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों ने मिलकर गॉड पार्टिकल की खोज की थी। इसीलिए गॉड पार्टिकल को नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। अगर आप गूगल करेंगे व्हाट इज हिग्स बोसॉन, बोसॉन, पीटर हिग्स के नाम का हिग्स आया और सत्येंद्र नाथ बोस के नाम का बोसॉन आया। इन दोनों के नाम को मिलाकर गॉड पार्टिकल को कहा गया हिग्स बोसॉन। ये 21st सेंचुरी का बिगेस्ट इन्वेंशन है। और इन लोगों ने जब इस पार्टिकल को इन्वेंट किया तो इन्होंने कहा कि वो पार्टिकल भगवान का पार्टिकल, भगवान गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्यों कहा गया? आप इसमें से बहुत सारे लोगों ने भगवान शिव की नटराज की मूर्ति देखी है क्या? भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक डांस जिसे तांडव नृत्य कहते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। जब भगवान क्रोधित होते हैं, जब भगवान विनाश की मुद्रा में आते हैं तो तांडव नृत्य करने लगते हैं, तांडव नृत्य करते हैं। लेकिन भगवान जब प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं तो वो नटराज की मुद्रा होती है। आपने देखा होगा, बहुत फेमस है, नटराज की मूर्ति मिलती है मार्केट में। वो भगवान शिव के नाचने का एक मूर्ति है। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं तो उस डिजाइन को नटराज कहते हैं। नटराज की मूर्ति अगर आप देखेंगे ना, तो एक बीच में भगवान की मूर्ति होती है, उसके चारों तरफ से ऐसे रेज निकलते रहते हैं। वो रेज ही कॉस्मिक एनर्जी, भगवान के अंदर से वो रेज बाहर निकलते हैं। ये जो नटराज की छवि दिखती है ना, गॉड पार्टिकल बिल्कुल देखने में 100% नटराज की मूर्ति के जैसा दिखता है। इसीलिए इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। सोचिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर में हजारों लाखों वर्ष पहले उन्होंने समझ लिया था कि भगवान गॉड पार्टिकल कहाँ है। हमारे एक एक कण के अंदर, एक एक सेल के अंदर गॉड पार्टिकल है। और वो गॉड पार्टिकल ही एनर्जी चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। यानी हमारा एक एक कण, हमारा एक एक सेल जो है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक सेल कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है और हर कण में भगवान, उसको कहते हैं नटराज की मूर्ति। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो मैं आपको और एक चीज, अच्छी चीज बताता हूँ।
पूरी, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया का जो एब्सोल्यूट साइंस है उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स का लैब कहाँ पर है, किस देश में है? इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फिजिक्स का लैब स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश है, आपने नाम सुना होगा, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में एक देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक लेबोरेटरी है जो दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स की लैब, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उस लेबोरेटरी का नाम है द सन लेबोरेटरी। अब मैं इसकी बात यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सन लेबोरेटरी में जाएंगे ना सर, तो आपको सन लेबोरेटरी में घुसते ही सबसे पहले जो चीज दिखाई देगी वो है नटराज की बड़ी मूर्ति है, बड़ी विशाल नटराज की मूर्ति लगाई गई है वहां। अब आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि एक तो साइंस, साइंस और भगवान का कोई लेना देना नहीं है, कि दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की लैब में नटराज की मूर्ति लगाई गई। और मजेदार बात है कि ये लैब इंडिया में नहीं है। इंडिया में होता तो लोग बोलते मोदी जी लगवा दिए हैं, बीजेपी वाले लगवा दिए हैं। यूरोपियन कंट्री है सर, यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड में, वहां तो ना तो बीजेपी है ना तो मोदी जी है। यूरोपियन कंट्री के लैब में नटराज की मूर्ति लगाई गई। क्यों? क्योंकि नटराज की मूर्ति एब्सोल्यूट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, नटराज की मूर्ति कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉस्मिक एनर्जी के लैब में नटराज की मूर्ति लगाई गई है, जो कि इंडिया के बाहर है, राइट। और इस बात को और अगर मैं आपको इलेबोरेट करके बताऊं तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है कार्ल सेगन। वर्ल्ड के टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट, जो वैज्ञानिक कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर स्टडीज करते हैं ना, उनको कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम है कार्ल सेगन। कार्ल सेगन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक बार कहा था, नाउ द साइंस इज कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट द परपेचुअल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और ये इंडियन नहीं थे, ये एक फॉरेन के वैज्ञानिक थे, वर्ल्ड के टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जो कॉस्मिक एनर्जी के बारे में स्टडीज करते थे। कार्ल सेगन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि नाउ द साइंस इज कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट द परपेचुअल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अगर हिंदी में आपको बताऊं तो कार्ल सेगन ने बताया कि पूरे यूनिवर्स में जो लगातार कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लगातार सृजन और विनाश की क्रिया होती है इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें विनाश होती रहती हैं, बहुत सारी चीजों का सृजन होता रहता है। ये परपेचुअल है, ये कंस्ट्रक्शन लगातार कंटिन्यूअस होता रहता है। तो उन्होंने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो लगातार सृजन और विनाश की क्रिया होती है ना, वो भगवान शिव के कॉस्मिक डांस की तरह दिखती है। यानी भगवान शिव का जो कॉस्मिक डांस का पोस्चर है, जो नटराज की मूर्ति है, उसकी तरह दिखती है। ये कौन कह रहा है? ये कार्ल सेगन कह रहे हैं, जो वर्ल्ड के टॉप कॉस्मोलॉजिस्ट है, जो कॉस्मिक एनर्जी में पढ़ाई करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बिलीव क्रिएट हो सके कि हम 369 डिग्री से क्या कर सकते हैं। हम इस यूनिवर्स के साथ अगर अपने आप को कनेक्ट कर पाए कि हमारे बॉडी का साइकिक एनर्जी को अगर हम यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए, यू कैन डू वंडर्स माय डियर फ्रेंड, आप मिराकल कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में एक और आगे चीज बताता हूँ आपको। आप सभी ने सुना था जापान पे एटॉम बॉम्ब गिराया गया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, राइट। हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने एटॉम बॉम्ब गिरा दिया, ये सब जानते हैं। एटॉम बॉम्ब की थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो एटॉम बॉम्ब एक एनर्जी के चेन रिएक्शन पे काम करता है। एटॉम बॉम्ब का जो थ्योरी है कि बॉम्ब इतना ज्यादा विध्वंसक क्यों है, इतना ज्यादा उसका रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो एनर्जी के चेन रिएक्शन पे चलता है। एक और कॉस्मिक एनर्जी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। इन्होंने दुनिया का पहला एटॉम बॉम्ब बनाया था। इनको फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब कहते हैं। आप गूगल करेंगे फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब, आपको नाम आएगा रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 16 जुलाई 1945 को वर्ल्ड का पहला एटॉम बॉम्ब बनाया, जिसका नाम था ट्रिनिटी। और जब इन्होंने पहला बॉम्ब का जब पहले बार सफल परीक्षण हुआ, तो इनके मुंह से जो शब्द निकले आपकी स्क्रीन पे हैं, if the radiance of 1,000 suns were to burst at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one। ये शब्द निकले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के मुंह से जब उन्होंने पहली बार एटम बम को फटते हुए देखा।
डेट थी 16 जुलाई 1945। अब मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर साहब ने ये जो लाइनें बताई थी, ये लाइनें भगवत गीता से ली हुई। भगवत गीता के 11वें अध्याय का बंद कहते हैं कि दिव्य सूर्य सहस्त्र भवेत युगा पदुस्थिता यदि भावा तदृश्य से भाषा तस्य महात्मनः। इसी बात को अगर इंग्लिश में कहें तो इफ द रेडियंस ऑफ द थाउजेंड सन वेयर टू बर्स्ट एट वंस इनटू द स्काई दैट वुड बी लाइक द स्प्लेंडर ऑफ द माइटी वन। यानी वो कहते हैं कि भगवान की जो दिव्य आभा है, अगर 1000 सूर्य आसमान में एक साथ चमके तो जितनी चमक पैदा होगी वह चमक भगवान के सूर्य भगवान के चमक के बराबर होती है। ये लाइनें कौन कह रहा है सर? ये लाइनें रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर कह रहे हैं कि वो भी कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्होंने चेन रिएक्शन के ऊपर, एनर्जी के चेन रिएक्शन के ऊपर एटॉम बॉम्ब बना दिया। ये सारी बातें बताने के पीछे मकसद ये है सर कि पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है। मैं आप हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। अलग अलग रूप हो सकते हैं। आपके घर में पंखा चल रहा होगा, पंखे से घूमने से जो एनर्जी निकलती है तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना? एनर्जी अलग अलग रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद है। आप जिस मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी एनर्जी, दैट इज स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चीज के अंदर स्टैटिक एनर्जी आती है तो किसी चीज का निर्माण होता है। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें स्टैटिक एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन सारी एनर्जी घुमा फिरा के कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है, राइट? और इस बात को साइंटिफिकली भी लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, तो अगर हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वो सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाए जो हम कभी ख्वाब देखते हैं, तो हमें यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करने की जरूरत है, राइट? आइए आ जाते हैं आज के टॉपिक में। उम्मीद करता हूं कि आपका बिलीव क्रिएट कर पाया हूं मैं कि 369 काम करता है, कि हम और आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ये बिलीव उम्मीद करता हूं कि मैंने क्रिएट कर पाया विद लॉजिक। मैंने आपको बताया आप इसको स्पिरिचुअली भी देख सकते हैं, आप इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट यही है कि आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। आपके शरीर में जो आत्मा है दैट इज साइकिक एनर्जी, और आपका साइकिक एनर्जी हमारे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी का ही एक पार्ट है। उस परमात्मा का ही एक पार्ट आत्मा है जो मैं और आप, है ना? हाउ टू मैनिफेस्ट योर गोल्स विद द 369 मेथड। जिंदगी में हम सभी लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन विशिंग एंड अचीविंग। विश तो हम सारे लोग करते हैं कि मेरे पास बढ़िया गाड़ी हो जाए, मेरे पास बढ़िया बंगला हो जाए, मैं बिजनेस में बहुत शानदार 10 लाख रुपए महीने का कमा लूं, मैं फॉरेन टूर पे चला जाऊं, मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये विशेष तो सबकी होती है ना? दुनिया में हर आदमी अपने लिए अच्छी विश करता है, अपने लिए अच्छी चीजें चाहता है, लेकिन क्या वो विशेष पूरी होती है? क्या वो विशेष अचीव कर पाते हैं? तो आंसर आता है कि नहीं। मैक्सिमम लोग विश तो करते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस विशिंग एंड अचीविंग के बीच का जो गैप है ना, उसके ऊपर जो ब्रिज बनती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है 369 मेथड। हाउ टू मैनिफेस्ट योर गोल विद 369 मेथड। अब चूंकि कहते हैं ना कि मैं और आप कुछ नहीं करते, हर चीज भगवान करते, तो भगवान ही हर चीज करते हैं। मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम और आप तो बस संकल्प कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। करना तो, देना तो उस ऊपर वाले के हाथ में, देना तो उस यूनिवर्स के हाथ में। बस आपको ये करना है कि आप सटीक तौर पे अपनी मांगे उस तक पहुंचा दें। बस जैसे जब हम बच्चे थे तो अपने पिताजी से डिमांड करते थे, है ना? आपको चॉकलेट चाहिए थी, आपको जूते चाहिए थे, आपको कपड़े चाहिए थे, आपको साइकिल चाहिए थी, तो आप अपने पापा से बोलते थे, पापा साइकिल दिला दो, पापा चॉकलेट दिला दो, पापा जूता दिला दो, बोलते थे ना, तो पापा दिलाते थे। लेकिन पापा से कोई चीज पाने के लिए पहली शर्त ये है कि आपकी डिमांड पापा तक पहुंचनी तो चाहिए। अब मान लीजिए आपके पापा किसी दूसरे शहर में काम के लिए गए हैं और आप अपने घर पे सोफे पे बैठ के बोले पापा मुझे चॉकलेट दिला दो, तो पापा तो सुन ही नहीं रहे। पापा सुनेंगे तो चॉकलेट लेके आएंगे ना, तो पापा को सुनाएंगे कैसे? पापा तो दूसरे शहर में है। तो अब आप क्या करेंगे? पापा को कॉल करेंगे। पापा को आपने कॉल किया, हेलो पापा, जब आप वापस आओगे ना तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। आपने आपने विश किया कि आपके पापा आपको चॉकलेट लाके दे, ठीक है? और उस विश को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि आपके और आपके पापा के बीच में एक संपर्क स्थापित हो, कम्युनिकेशन हो।
और संपर्क आपने कॉल किया, आपके और आपके पिताजी के बीच में एक संपर्क, एक ब्रिज बना। उस ब्रिज के थ्रू आपका जो विश है वो आपके फादर तक पहुंच गया, आपके पापा को पता चल गया, उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आऊंगी। यही है 369 मेथड। आपके विशेष को आपके एब्सोल्यूट एनर्जी तक, परम आत्मा तक, परम पिता तक पहुंचाने का जो ब्रिज है ना सर, वो 369 मेथड। हाउ टू, अब आइए आपको आगे लेके चलता हूँ, स्टेप्स टू प्रैक्टिस द 369 मेथड। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं मेरे साथ तो आगे मेरा साथ दीजिएगा। अब आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि ये ब्रिज कैसे बनाएं, कि विषय तो सबके पास है और परमात्मा भी है, ये आपने बिलीव कर लिया। साइंस भी इस बात को मानता है कि एक एब्सोल्यूट पावर है ना। इस एब्सोल्यूट पावर को अपना विष पहुंचाए कैसे? पहली शर्त ये है, स्टेप टू प्रैक्टिस द 365 मेथड माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफाई योर गोल। आपका गोल क्या है? आप जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं? आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं? आपको ये गोल निर्धारित करना, एक सटीक और निर्धारित स्पष्ट गोल निर्धारित करना पड़ेगा आपको। लोगों का दिक्कत क्या है ना कि लोग मल्टीपल डायरेक्शन में उनका दिमाग फैला हुआ। कभी वो सोचते हैं मारुति खरीद ले, फिर सोचते नहीं मर्सिडीज खरीद ले, फिर सोचते नहीं रोल्स रॉयस खरीद ले, फिर सोचते नहीं हेलीकॉप्टर ही खरीद लेते हैं, है ना। सोचते हैं पहले सोचते हैं 1 लाख रुपया कमा ले, फिर सोचते नहीं नहीं 1 नहीं 5 लाख कमाएंगे, नहीं 5 में क्या होगा, चलो 20 लाख कमा लेते हैं। लोग अपने आप में कंफ्यूज है। आपका गोल स्पेसिफिक और सटीक होना चाहिए। आइडेंटिफाई, पहचानिए आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। जब आप एग्जैक्ट गोल पहचानते हैं ना तो ये चीजें आपकी पूरी होंगी। देखिए मैंने हमेशा कहता हूँ कि एक एब्सोल्यूट पावर है सर, वो हमेशा हमारे साथ होती है, हमारे आसपास ही होती है, हमें दिखती नहीं है, कभी हम महसूस भी नहीं करते, लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर है सर, वो हमारे आसपास ही है। लेकिन वो काम तब करती है जब आपको जिंदगी में ठीक ठाक पता हो जाता है कि आपको जिंदगी में जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, पाना कहाँ है। जब आप सटीक होते हैं, जब आप एकदम स्पेसिफिक होते हैं कि आपका गोल क्या है, और जब आप पीछे हटने से मना कर देते हैं ना, ये शक्ति आपका मदद करती है, ये पावर आपको मदद करती है गोल को अचीव करने में। लेकिन पहली शर्त यह है कि आपको अपने गोल को पहचानना पड़ेगा कि आपको सटीक तौर पे चाहिए क्या। जब तक आप एक स्पेसिफिक गोल नहीं बनाते ना, तब तक चीजें आप जब खुद ही कंफ्यूज है। आपने पापा को फोन किया, पापा चॉकलेट लाना, पापा बोले ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर फोन किया, पापा कौन सा चॉकलेट लाएंगे, पापा बोले 5 स्टार लाएंगे, आप बोले नहीं डेयरी मिल्क लाना, अच्छा ठीक है डेयरी मिल्क लाना। थोड़ी देर बाद फोन करेंगे, नहीं नहीं पापा वो फॉरेन वाला चॉकलेट लेके आना। फिर पापा बोले ओके। तो पापा लास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको कौन सा चॉकलेट चाहिए, तो फिर पापा लेके नहीं आएंगे, बोलेंगे यार तुमने तो 10 तरह का नाम बता दिया तो मेरे को समझ भी नहीं आया। हेलो राइट, पैनल से किसी की आवाज आ रही सर? आप ऑडिबल है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। तो अगर आप 369 मेथड से अपना गोल पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने गोल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 2 से 2 टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे सेशन में। आइडेंटिफाई योर गोल माय डियर फ्रेंड। पहला चीज, आपको अपने गोल को सटीक तौर पे आइडेंटिफाई, एट ए टाइम एक गोल पे फोकस कीजिए। जब वो एक गोल पूरा हो जाए दूसरे पे जाइए, दूसरा पूरा हो जाए तीसरे पे जाइए। एक ही साथ 50 गोल मत डाल दीजिए। फुटबॉल में भी जब गोल करते हैं ना तो पहला गोल करते हैं तो एक ही गोल पे हम फोकस रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल गोल पे फोकस रहते हैं। एक बार में एक गोल करिए, उसके बाद दूसरा गोल करेंगे, उसके बाद तीसरा गोल करेंगे। आपको अपने गोल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, ये पहला चीज। सेकंड पॉइंट है, क्रिएट एन अफर्मेशन माय डियर फ्रेंड। जब आपने अपना गोल पूरा कर लिया, पहचान लिया अपने गोल को कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, फिर जरूरत है आपको अफर्म करने की। अफर्मेशन की बड़ी महिमा है सर, आपको संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प समझते हैं ना आप? दृढ़ संकल्प, जिसे कहते हैं आयरन डिटर्मिनेशन, या जिसे कहते हैं अफर्मेशन। अगर आप सनातन धर्म से आते हो तो हमारे यहाँ जब पूजा होती है ना तो पूजा में वो ब्राह्मण देवता हमारे हाथ में जल देते हैं और जल देकर कहते हैं कि संकल्प करो। यानी हमारे धर्म में भी ये बताया जाता है कि जब आप संकल्प कर लेते हैं ना, जब आप संकल्प कर लेते हैं तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। एट एनी कॉस्ट आपको वो पूरा करना होता है ना। संकल्प का मतलब है कि आप, वो एक सिनेमा का डायलॉग है ना कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो एफर्मेशन का मतलब ये है कि आप नेचर को, आप यूनिवर्स को एक ऐसा कमांड दे रहे हैं कि आप दृढ़ निश्चित हैं कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। आप इस गोल को पाने के लिए एकदम
डटे रहेंगे आप, दृढ़ संकल्प की जरूरत है। और जब जल हाथ में लेकर संकल्प करते हैं ना, तो आपको पता, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आप नेचर को एक कमांड देते हैं। हम लोग कहते हैं ना, इसके पीछे हाथ में जल लेके संकल्प का क्या रिलेशन है? सर, इस पूरी दुनिया का एक एक एनर्जी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे नारियल, सूखा नारियल, इसके अंदर पानी है। जमीन के नीचे पानी होता है, हम सब जानते हैं। जमीन के नीचे कुआं खोदेंगे तो पानी निकलता है। ये बहुत पुराना एक मेथड है कि जमीन के नीचे पानी कहाँ है कैसे पता चलेगा। जिस जमीन में आपको कुआं खोदना होता है ना, आप एक नारियल लेके हाथ में ऐसे तुला के आप चलना शुरू कीजिए। चलते 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 जिस जगह पे जमीन पे पानी है, नारियल अपने आप ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये मिराकल की तरह काम करता है। नारियल के अंदर का पानी और जमीन के अंदर का पानी कनेक्ट हो जाता है सर। ये नेचर की पावर है। नारियल को ऐसे तुला के रखिए और जमीन पे चलिए, जहां पानी होगा नारियल अपने आप ऐसे खड़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा ठीक इसी जगह पे पानी है और आप वहां खोदेंगे, आपको वहां पानी मिलता है। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड तरीका है। ये अब लोग लॉजिक लॉजिक खोजेंगे तो लॉजिक कैसे दिखेगा? हाथ का नारियल और जमीन के नीचे पानी कैसे कनेक्ट हो जाते हैं सर? यही तो नेचर का चमत्कार है। जब आप हाथ में जल लेकर अफॉर्म करते हैं ना, तो आप नेचर को कमांड देते हैं कि मैं संकल्प करता हूँ, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। आपको अफॉर्म करने की जरूरत है, दृढ़ संकल्प करने की जरूरत है। आपने अपना गोल आइडेंटिफाई किया, आपने नेचर को कमांड दिया कि ये मेरा गोल है, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, और आप हाथ में जल लेते हैं। जल लेने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, आप दृढ़ संकल्प कह सकते हैं। आपको ये बातें बोलनी पड़ेंगी, नेचर को ये बातें बोलनी पड़ेंगी कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। आपको ये अफर्म करने की जरूरत है। एंड रिपीट द अफर्मेशन। जब बचपन में हम क्या करते थे, पापा को हम बोले पापा चॉकलेट दो ना, पापा बोलते नहीं देंगे, फिर पापा चॉकलेट दो ना, पापा चॉकलेट दो ना। हम रिपीट करते थे कि नहीं करते थे? जब आप रिपीट करते थे तो आपका कन्विक्शन का लेवल बढ़ता था और सामने वाले पापा को लगता था नहीं, इसको चॉकलेट देना ही पड़ेगा, बिना दिए चॉकलेट मानेगा नहीं। पापा मेरे को साइकिल चाहिए, पापा मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए। जिद करते थे ना, रिपीट करते थे ना, आपको अपने संकल्प को रिपीट करने की जरूरत है। मैं बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीजें लोगों को समझ में आए। जब आप रिपीट करते जाते हैं ना, रिपीट करते जाते हैं, नेचर को एक ही कमांड बार 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 बार, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, एक ही बार बार दरवाजे को नॉक करते हैं तो एक दिन वो दरवाजा खुलता है। आपको अपने एफर्मेशन को रिपीट करने की जरूरत है। और रिपीट कैसे करेंगे सर? लिख के करेंगे। 369 का मतलब क्या है? अगर आप इसको चाहते हैं कि 369 आपके लिए काम करे ना, आपको एक डायरी लेनी है। उस डायरी में आपका गोल लिखना है। पहले आपने अपना गोल लिख लिया, आपने अफर्म किया, आपने संकल्प किया कि मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। इसको प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करने पड़ेंगे, जो भी एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो कर्मा करने पड़ेंगे, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद आपको इसको रिपीट करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सुबह नींद से उठते ही आपका जो भी गोल है उसको कॉपी में 3 बार लिखना है। 3 कंप्लीटेड। दोपहर को वही गोल 6 बार उस कॉपी में लिखना है। और रात को जब एकदम नींद आने लगे आपको, जस्ट नींद से ठीक पहले, अपने कॉपी में वही गोल 9 बार फिर लिखना है। रिपीट द एफर्मेशन। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, हम कॉपी में लिखेंगे कैसे? मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में समझदारी दिखाने वाले से कुछ नहीं होता। बचपना रहेगा आपके अंदर, बच्चे रहेंगे तो जिंदगी में जिंदा रहेंगे सर। खैर, मैं लॉजिक देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड होता है, राइट? हमारे शरीर में आत्मा है जिसे हम साइकिक एनर्जी कहते हैं। साइकिक एनर्जी ब्रह्मांड के ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी बोल लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनसे कनेक्टेड है। हमारे ब्रेन के 2 स्टेट होते हैं, आपने सुना होगा, एक्टिव माइंड एंड पैसिव माइंड, या लोग कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपने सुना, कॉमन सा वर्ड है, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, आपने सुना होगा, है ना? जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं, जैसे आप अभी जागृत अवस्था में है, मैं जागृत अवस्था में हूँ, अभी हमारा माइंड कॉन्शियस है, अभी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं ना, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, उस समय हमारा अवचेतन मन, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक्टिव होता है। और नेचर के साथ हमारा सब कॉन्शियस माइंड ही जुड़ा हुआ है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो नेचर से, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है।
जो एक्टिव ब्रेन है, जो चेतन मन है, वो धरती पे जो काम हम कर रहे हैं ना, कि हम लैपटॉप पे देख रहे हैं, हम मीटिंग सुन रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है या हमें ठंडा लग रहा है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शस ब्रेन। लेकिन वो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड नहीं होता। कॉस्मिक एनर्जी से हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन कनेक्टेड होता है। तो जरूरी ये है कि जो कमांड आप कॉस्मिक एनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी तक जो कमांड आप पहुंचाना चाहते हैं, वो कमांड पहले आपको सब कॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। सब कॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो वो कॉस्मिक एनर्जी तक चला जाएगा। जैसे हम पुराने जमाने में चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी पे पता लिख दिया है आपने, लेकिन वो चिट्ठी पते पे कब पहुंचेगी? जब आप उसको लेटर बॉक्स में डालेंगे। चिट्ठी लिख लिया, चिट्ठी के ऊपर आपने एड्रेस भी लिख लिया, लेकिन उसको लेटर बॉक्स में डाला ही नहीं, तो वो चिट्ठी पहुंचेगी क्या? वो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। पहली शर्त ये है कि उस चिट्ठी पे पता लिख के उसको आप लेटर बॉक्स में डाल दें। लेटर बॉक्स में डाल देंगे तो वो पते पे अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक इसी तरह आपका जो विश है, आपका जो गोल है, वो सबसे पहले आपका लेटर बॉक्स यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। जब सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो वहां से वो चिट्ठी निकल के ठीक एकदम अपने आप सटीक पते पे पहुंच जाएगी। अब सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा कैसे? देखिए, हमारे साइंस ये कहती है ना कि हमारे ब्रेन के 4 स्टेजेस होते हैं। बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज एंड डेल्टा स्टेज। ये सारी साइंटिफिक चीजें, प्रूवन चीजें। हमारा जो ब्रेन है, इसके 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेट्स होते हैं। बीटा स्टेज, अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज एंड डेल्टा स्टेज। जब आप एक्टिव रहते हैं, जैसे मैं और आप अभी एक्टिव है, हमारा ब्रेन अभी बीटा स्टेट में। बीटा स्टेट में आपका एक्टिव ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है। बीटा स्टेट में हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो काम करते हैं। कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, है ना? और मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में करीब करीब 86 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे आपके दिमाग के अंदर 86 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन सारे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म इधर से उधर ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। इस 86 मिलियन न्यूरॉन के अंदर हमारे 60,000 थॉट्स एवरी डे आते हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आप थोड़े रिलैक्स होते हैं ना, तो आपका ब्रेन अल्फा स्टेज में जाता है। और जब अल्फा स्टेज में जाते हैं तो आपके ब्रेन में जो का 1/3 जो है वो एक्टिव होकर वो आराम करने लगता है। जैसे ही आपका ब्रेन आराम करने लगता है तो ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। ये जो 86 मिलियन न्यूरॉन्स है, ये धीरे धीरे अपना काम थोड़ा कम कर देते हैं, ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तब आप अल्फा स्टेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप एकदम सोने चले जाते हैं ना, जब आप सोने के लिए जाते हैं, धीरे 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 आपके दिमाग में एक्टिविटी कम होने लगती है, विचार आने बंद होने लगते हैं, आपको नींद से आने लगती है। उस स्टेज में आप थीटा स्टेट में चले जाते हैं। और जब आप एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, जब आप सो जाते हैं बेसिकली आसान भाषा में, तब आपका माइंड जो है वो डेल्टा स्टेट में होता है। डेल्टा स्टेट में कोई विचार नहीं आते, एक्टिव ब्रेन एकदम निल होता है। अगर आप डेल्टा स्टेट में किसी के ब्रेन का ईईजी करेंगे तो आपको लाइंस एकदम सीधी नजर आएंगी। ब्रेन के एक्टिवनेस को हम ईईजी में मेजर करते हैं। आपको पता हो, कभी आपने भी किसी का कराया होगा कि ब्रेन में है, वो ईईजी करते हैं। ईईजी करने से पता चलता है कि ब्रेन की एक्टिविटी क्या है। तो ब्रेन की एक्टिविटी बेसिकली बीटा स्टेट, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट एंड डेल्टा स्टेट में मेजर की जाती है। तो जब डेल्टा स्टेट में रहते हैं तब तो एक्टिव ब्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब सो जाता है। लेकिन जब हम नींद में हैं तब हम अपहरण कैसे करेंगे? तब तो हम नहीं कर सकते ना। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो है हमारा थीटा स्टेट। यानी अल्फा से जब आप थीटा में जाते हैं, जस्ट आपको नींद जब आ रही होती है, एकदम आपकी आंखें बोझिल हो रही होती है, जब आपको एकदम नींद आ रही होती है ना, इस समय आपका एक्टिव ब्रेन स्विच होके सब कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है। उस समय अगर आप कुछ लिखते हैं ना, तो वो आपके सब कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली एंट्री हो जाती है, और आप उसी विचार के साथ फिर सो जाते हैं। आपके दिमाग में वही विचार, लास्ट विचार रहता है जो आपने लिखा होता है, और वो लास्ट विचार आपके सब कॉन्सेप्ट में इम्प्रिंट होता रहता है, छपता रहता है, घूमता रहता है। और जब आप सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही आपका माइंड डेल्टा स्टेट में होता है। डेल्टा स्टेट से सबसे पहले उठते ही आप थीटा स्टेट पे आते हैं, फिर थीटा स्टेट से फिर थोड़ा और एक्टिव होते हैं तो फिर अल्फा स्टेज पे आते हैं, और जब पूरी तरह एक्टिव हो जाते हैं तो आप बीटा स्टेट में चले जाते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो सुबह सुबह जैसे ही आप नींद से उठते हैं, उठते ही डेल्टा स्टेट से निकल के आप थीटा स्टेट पे जाते हैं। उस समय भी आपको नींद आ रही होती है, एक्चुअली आप थोड़े से बोझिल रहते हैं। उस समय उठ के भी तुरंत अगर आप 3 बार लिखते हैं ना, तो अगेन आप उसी का रिपीटेशन करते हैं। वो आप
फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। उसके बाद जब आप दिन भर अपनी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, लेकिन आपने सुबह-सुबह उठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो कमांड दिया था, वो कमांड वो नेचर से कनेक्ट करता रहता है। इसीलिए सुबह एकदम तुरंत नींद से उठते ही 3 बार आपको लिखना है। दोपहर में 1 बार उसको वापस एक्टिव ब्रेन को भी कमांड देनी है, 6 बार लिखना है। और रात को जब एकदम नींद आ रही होती है, जब आप बोझिल हो रहे होते हैं, आपकी आँखें बंद हो रही होती है, जब आप थीटा स्टेट से डेल्टा स्टेज में जा रहे होते हैं, उस समय आपको 9 बार लिखना होता है, क्योंकि उसके बाद करीब 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक आपका माइंड डेल्टा स्टेट पे सबसे ज़्यादा रिलैक्स मोड में 8 घंटे तक रहता है। उस समय आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आते। उस समय वो जो लास्ट विचार आपने 9 बार लिखा है ना, वो 9 बार वो विचार आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होता रहता है और ये चीज़ें फिर आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलती है। हाउ द 369 मेथड वर्क। तब आप पूछेंगे कि 369 मेथड वर्क कैसे करता है। मैंने आपको बता दिया, चिट्ठी आपने डाल दी। अब चिट्ठी गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी? आपको सबसे पहले जो चीज करनी है, दैट इज इंटेंशन सेटिंग, माय डियर फ्रेंड। आपको अपने जो आपके इंटेंशंस क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये मंशा आपको सेट करनी पड़ती है। जब आप अपनी मंशा सेट कर लेते हैं ना, कि आपको चाहिए क्या और कैसे काम करना है इसके पीछे, आपको अपने इंटेंशन सेट करना है, आपको कर्मा सेट करने की जरूरत है, आपको आपके एक्शन सेट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने चिट्ठी डाल दी और चिट्ठी पहुंच गया। वहां से कोई पोस्टमैन चिट्ठी निकालता होगा ना, पोस्टमैन चिट्ठी को निकाल के ट्रेवल करके बाई एयर या बाई कार्गो वो चिट्ठी आपके डेस्टिनेशन तक कोई तो पहुंचाता होगा ना, यानी एक्शंस होते होंगे कि नहीं होते होंगे। विदाउट एक्शन चिट्ठी नहीं पहुंचेगी, कि आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया और चिट्ठी वहां से उड़ के पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होता। कोई एक आदमी वहां कर्मा करता होगा, कोई आदमी वहां एक्शन करता होगा, जो उस डब्बे से चिट्ठी को निकालता होगा, पोस्ट ऑफिस लेके जाता होगा, वहां से एड्रेस के हिसाब से बाइफिकेट होके वो गाड़ी से या प्लेन से आपके उस शहर तक जाती होगी, फिर वहां के पोस्ट ऑफिस से कोई लेके उसको उस लेटर को पहुंचाता होगा। ये पूरा प्रोसेस है, एक एक्शन प्लान है इसका, है ना। तो आपको अपने इंटेंशन सेट करने पड़ेंगे, आपको अपने कर्मा, आपके वर्क एक्शन को सेट करना पड़ेगा कि टुवर्ड अचीविंग योर गोल आप क्या क्या काम करने वाले। जब आप वो काम ईमानदारी से करना शुरू करते हो ना, तो आपकी चिट्ठी धीरे 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 डेस्टिनेशन तक पहुंचने लगती है। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, अफकोर्स जब आप काम करने निकलते हैं ना सर, घर में बैठ के अफर्म करना बहुत आसान है, घर में बैठ के संकल्प लेना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही आप काम करने निकलते हैं, जैसे ही आप एक्शन लेने निकलते हैं ना, मार्केट में आपको हर्डल्स मिलते हैं, मार्केट में आपको रुकावटें मिलती है, लोग मना करते हैं, कभी नेचर मना करती है, कभी चैलेंजेस आते हैं। उस समय आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। उस समय अगर आप नेगेटिव हो जाए, मान लीजिए आपका चिट्ठी लेकर कोई पोस्टमैन जा रहा है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, वो घर चला गया आपकी चिट्ठी लेके, तो आपकी चिट्ठी पहुंचेगी क्या? तो आपकी चिट्ठी तो नहीं पहुंचेगी। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, रास्ते में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए, मैं अपना एक्शन प्लान से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने अफर्म किया है, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन है, जो रिक्वायर्ड कर्मा है, मैं वो हर हाल में पूरा करूंगा। ये एक्शन प्लान आपको करने पड़ेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन करने की जरूरत है। एंड रेपिटेशन, ऑफ कोर्स आपको बार बार अपने काम को करने की जरूरत है, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट, माय डियर फ्रेंड। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप जो चीजें करते हैं ना, जब आप पॉजिटिव चीजें करते हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, जब आप नेगेटिव चीजें करते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आती है। जैसे मैंने आपको कहा था, होल यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉ। ये पूरी दुनिया लॉ पे चलती है, पूरा ब्रह्मांड लॉ पे चल रहा है, ये पूरी दुनिया सिद्धांतों पे चलती है। तो आप जिन चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है, आकर्षण का सिद्धांत, कि आप इन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। और आकर्षित करने के लिए आपको अपने ब्रेन के थीटा स्टेट पे और अल्फा स्टेज में जाने की जरूरत होती है। हालांकि देखिए, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन समय है